So now we have to discuss some important adjustments in accounting equation. There are certain important transactions, or you can say adjustments in accounting equations. Like we have to understand the two effects of these transactions. First of all, what are the important adjustments and what are these important adjustments? First, like for example, outstanding expense. What is the meaning of outstanding expenses? Basically those expenses, outstanding expenses simply means those expenses due but not paid. The benefit, outstanding expenses simply mean those expenses the benefit of which has been taken by the business but payment is yet to be made. In Hindi we will known these expenses as bakaya kharche, the benefit of which has been taken by the business but payment is not yet made. इसका सिंपल सा मतलब है हमने बेनिफिट ले लिया बट पेमेंट नहीं करी है. लाइक फॉर एग्जांपल, we have used a building for 4 months but the payment of rent is not yet made. हमने एक बिल्डिंग को यूज़ कर लिया और उसकी पेमेंट नहीं करी. समझ आया? नहीं, प्रीपेड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. प्रीपेड सिंपली मीन्स दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस. वो तो इसका बिल्कुल रिवर्स होता है. आउटस्टैंडिंग का मीन्स मैंने 4 महीने बिल्डिंग यूज़ कर ली है बट पेमेंट इज़ नॉट येट मेड. लाइक आपने आपके एग्जांपल लिया जाए, आपके घर पे आपने 4 महीने से बिजली यूज़ कर ली है और 4 महीने से आपने बिजली का बिल नहीं भरा है. इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू बोल देते हैं, ड्यू बट नॉट पेड. समझ में आया? ठीक है. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? एज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द एंटिटी, क्योंकि ये एंटिटी के लिए क्या है? एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस है तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी कैपिटल में से माइनस, बिकॉज ऑफ एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट. एक एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक्सपेंसेस तब बुक होगा बुक्स में व्हेन इट इज़ इनकर्ड, नॉट व्हेन इट इज़ पेड. पेमेंट से कोई मतलब नहीं है. पेमेंट अब आज का खर्चा आप 10 साल बाद पेमेंट करोगे तो 10 साल बाद थोड़ी एक्सपेंस माना जाएगा. खर्चा तो वो आज ही है क्योंकि बेनिफिट ले लिया, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसेस. तो हैंस इट शैल बी रिड्यूस्ड ऑफ फ्रॉम द कैपिटल. क्योंकि कैपिटल में से इसलिए माइनस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए हम कैपिटल में से माइनस करते हैं. दूसरा इफेक्ट क्या होता है? बिकॉज इट इज़ नॉट येट पेड, क्योंकि अभी पे नहीं करा है, अभी पे करना बाकी है. तो पे करना बाकी है तो क्या होगा? लायबिलिटी है हमारे सर पे ये. हाँ या ना? तो इन द लायबिलिटी साइड वी विल मेक अनदर कॉलम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. हम लायबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे एंड उसमें हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. क्लियर हो गई बात? सेकंड क्या है इसके बाद है हमारे पास? नाउ सेकंड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस सिंपली मीन एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. वो वाले खर्चे विच वी हैव बीन पेड इन एडवांस. इट इज़ आल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. वो खर्चे जिसका अभी बेनिफिट हमने नहीं लिया है. अब मान लेते हैं मैंने क्या करा, पूरे साल का जो है एडवांस में रेंट पे कर दिया. दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी कोई दूसरी बिल्डिंग है, उसको पूरे साल का किराया अभी से दे दिया. तो जब मैं एडवांस में पेमेंट कर देता हूँ तो दैट इज़ माई एसेट, दैट इज़ नॉट माई एक्सपेंस, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है, मेरा राइट है. मेरा मीन्स बिजनेस हैव द राइट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैड पेड द रेंट फॉर द नेक्स्ट 12 months एंड इफ़ आई हैव टू वैकेट दैट बिल्डिंग इन नेक्स्ट 1 month, in further incoming 1 month, then I can claim the rent which has been paid in advance for 11 months. समझ आई बात? मैंने किसी को 12 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया और मैंने अगले महीने में बिल्डिंग खाली कर रहा हूँ, भैया मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो मैं उससे क्या करूँगा बताओ? जो 11 महीने का रेंट बच जाएगा वो मैं उससे क्या करूँगा? वापस. उस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे द्वारा कंट्रोल है, मुझे बेनिफिट देगा फ्यूचर में. इसका मैंने भी बेनिफिट नहीं लिया है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट विल बी एसेट साइड. वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम कैश. कैश में से हम इसको माइनस कर देंगे. एंड सेकंड इफेक्ट विल बी एसेट साइड में ही वी विल मेक अनदर कॉलम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस. हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे एंड हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे.
आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर. पक्का. नाउ थर्ड जो है दैट इज नोन एज एक्रूड इनकम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? Accrued income simply means income earned, the income which has been earned, income जो हमने कमा ली है, but not yet received, the income which has been earned लेकिन जो अभी रिसीव नहीं हुई है. Like for example accrued fees. अब मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मेरे को फीस नहीं सबमिट कराई है, बिकॉज सर्विसेज हैज़ बीन रेंडर्ड, मैंने आपको सर्विसेज दे दी है बट पैसे नहीं मिले, तो मेरी कमाई है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है. वाई इट इज़ माई राइट. मैं आपके घर जा सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि मैंने आपको सर्विसेज दी है, आप प्लीज़ मेरे क्या करो, पैसे दो. समझ में आई बात? दैट इज़ सिंपली मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम. है तो मेरी इनकम, तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी एस कैपिटल में हम वी विल ऐड इट इन द कैपिटल. कैपिटल में हम ऐड कर देंगे. वाई इट इज़ एडिड टू द कैपिटल? बिकॉज इट इज़ माई इनकम, क्योंकि मैंने सर्विसेज आपको दे दी है, इसलिए मेरी इनकम है. बोलो यार. सेकेंड थिंग विल बी सेकेंड एज इट हैज़ बीन अर्न. इधर देखो, एज इट हैज़ बीन अर्न बट इट इज़ नॉट येट रिसीव्ड. मुझे मिलेगी, इट इज़ टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर. मुझे पैसा मिलना है, आई हैव टू रिसीव दिस अमाउंट इन द नियर फ्यूचर. तो जो पैसा मुझे मिलना होता है दैट इज़ माई एसेट, जस्ट लाइक डेटर की तरह. ये पैसा मुझे मिलना है फ्यूचर में, तो दिस इज़ माई एसेट. तो वी विल मेक अनदर कॉलम ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड में वी विल मेक अनदर कॉलम ऑफ एक्रूड इनकम एंड वी विल ऐड इट. ओके, क्लियर. फोर्थ जो है एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. व्हाट इज फोर्थ एडजस्टमेंट? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. व्हाट डज इट मीन? इट इज आल्सो नोन एज either it will be given with this name, income received in advance, or they can also given unearned income. They can also given it as unearned income. What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका सर? अब लाइक फॉर एग्जांपल आप 11th में पढ़ रहे हो मेरे पास, आपको मेरी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, आपने कहा यार सर द सर टीचेस ऑसम, सर इज़ क्वाइट गुड, सर एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, तो चलो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू इन क्लास 12th ऑल्सो. अभी राइट नाउ यू आर इन क्लास 11th एंड इन 23-24 दिस इज द सेशन ऑफ 23-24. इन 23-24 यू पे मी फीस ऑफ 12th ऑल्सो, यानी कि 24-25 की भी फीस दे दी है. दैट इनकम हैज़ नॉट बीन येट अर्न बिकॉज सर्विसेज हैज़ नॉट येट रेंडर्ड. हाँ है ना. आई डिडंट प्रोवाइड यू एनी सर्विसेज for class 12 and if you are paying me fees I can keep it, but I don't have any right on that fees. Why I don't have any right? Because services are not yet provided, so that is my liability. I don't have any right. Because अब let's suppose you didn't score very well marks in class 11 and at the time of and on the day of result you come at me and say sir I am not going to join you in class 12 because my friends score very well but I didn't score. So sorry sir, please refund my amount. So you say sir please refund my amount of class 11th as well as 12th. I will say I am not going to refund the amount of class 11th. Why I will not refund? Because services has been rendered. That was my right. That is my right. I have that income has been earned by me, but I will refund your amount of class 12 because I don't have any right for that. Reason being the services has not been yet provided for class 12. I hope is it clear? या हिंदी में समझाऊँ? Are you getting me? So what will be the effect one? So on the asset side, as you had paid me the amount, so we will add it into the cash, or if you are paying me online then we can add it to the bank. It depends. Okay, because the amount has been increased. And second thing, it is my liability. Second effect, liability side में we will make a column. In liability side we will make a column of income received in advance. In liability side we will make a column advance. I hope clear. This is my liabilities, क्योंकि ये मुझे अभी because it has not been yet earned.
Next is depreciation. It's very easy. What is depreciation? Whenever we use any tangible assets, basically fixed assets, the value of it gets reduced, book value. So obviously it's very easy point. On the asset side, we will reduce it from the relevant assets. Relevant assets may be furniture, building, machinery, it can be anything. And another effect will be capital, as it is an expense for the entity, so it will also reduce from the capital, because all expenses reduce profits, and profits are reduced, so obviously we have to reduce the capital. Like full settlement, payment made in full settlement, this has been already explained to you. Payment made to creditors, क्रेडिटर्स को पैसे दिए हमने इन फुल सेटलमेंट. तो what will happen with this? Example, for example we have creditors of rupees 18,000 के creditors हैं, amount paid in full settlement, हम लोगों ने to settle the balance we paid just 17,000 rupees. Now what will be the effect? Effect one will be cash will be reduced. On the asset side my cash will be reduced. Cash में से I have paid 17,000, so 17,000 will be reduced from cash. And on the liability side my entire balance will be reduced. What is the entire balance? That is creditors. Creditors are of rupees 18,000, so full 18,000 will be reduced. What is the meaning of full settlement? Full settlement means I don't need to pay anything extra. I will pay just 17,000 rupees, and thank you so much sir, my balance is clear, our balance is clear. Okay, means I am not going to pay the balance amount on a later on. It simply means getting the discount or paying or giving the discount. It simply means whenever you are finding the word full settlement in any sentence, then it simply means there is a concept of discount. I hope you are getting me. Now what is the benefit to the entity? Obviously the entity, the business gets a profit of rupees how much? 1,000, because the liabilities of 18,000, because the liabilities of 18,000 are settled in rupees 17,000. ठीक है, that's why it is added to the capital. On the other hand, let's make another adjustment, like you can say amount received from debtors in full settlement. Now this time we are receiving the amount, this time we are not making the payment. Example, let's suppose we have debtor of rupees 20,000 and amount paid by debtor, और debtor ने हमें पैसा दे दिया, amount paid by debtor in full settlement. लेट्स सपोज कि डेटर ने हमें कितना पैसा दे दिया है फुल सेटलमेंट में, हाउ मच? लेट्स सपोज दे हैड पेड मी रुपीज़ 19,000. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट? बताइए. इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3, बोलो. व्हाट शुड बी द इफेक्ट? यू डोंट नो. ऑन द एसेट साइड व्हाट वी विल डू? अरे मेरे भैया डेटर्स 20,000 के थे, दे हैव पेड मी हाउ मच? दे हैव पेड मी इन फुल सेटलमेंट 19,000. तो ऑन द एसेट साइड आई विल इंक्रीज द अमाउंट विद 19,000. कैश हैज़ बीन इंक्रीज विद 19,000. ओके. एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट 2? बताइए. इफेक्ट 2 में क्या होगा? हाँ, ऑब्वियसली एसेट साइड डेटर्स विल बी रिड्यूस्ड with rupees 20,000 because our debtors was of rupees 20,000. And what will be the effect 3? इफेक्ट 3 में क्या होगा?
इफेक्ट 3 में क्या होगा, यू कैन टेल मी. कैपिटल में से व्हाट वी विल डू, ऐड और लेस, ऐड बाय, ऐड बाय ऐड. यार वी हैव टू रिसीव 20,000 फ्रॉम द डेटर्स. हु आर डेटर्स? Debtor are those person from whom we have to receive the amount, to whom we sold the goods on credit. We have to receive the amount of 20,000, but they just only pay us 90,000 in full settlement. So whether we are in a position of profit or loss? Loss. So loss will increase the amount of capital or reduce? Then why were you giving me the aid? Oh sir, I am in sleeping mode. I don't want to studies right now. So this is my loss. I hope you are getting me. Are you able to understand in English or not? Okay. So these are the some important adjustments in accounting equation, and these are our colorful notes. Wow.